राजबात उत्सव के बसंती रंग की प्रयाग के साथ अगर हम बात करें, अयोध्या, उज्जैन और जूनागढ़ तक उत्सव के अद्भुत रंग देखने को मिल रहे हैं। मथुरा वृंदावन में 40 दिन तक होली मनाए जाने की परंपरा है। आप जानते हैं बसंत से यहाँ रंगोत्सव का शुभारंभ हो चुका है और अब मंदिरों में रसिया गायन की परंपरा भी शुरू हो चुकी है, जिसका आनंद मथुरा में देखते ही बन रहा है। अलग अलग मंदिर अभी से रंग अबीर गुलाल से पूरी तरीके से रंगे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर होली से पहले शिवरात्रि का महापर्व भी आने वाला है। ऐसे में देश भर में शिवरात्रि की तैयारियां तमाम चल रही हैं। उज्जैन से लेकर जूनागढ़ तक शिवरात्रि मेले की तैयारियां चल रही हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में तो हर साल भव्य तौर पर महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। 7 दिनों तक भव्य पर्व चलता है यूं ही, जिसके लिए अभी से तैयारियां तमाम शुरू हो चुकी हैं। गुजरात के जूनागढ़ में शिवरात्रि के मौके पर भगवान भोले को आयोजन के साथ कुंभ की तर्ज पर ये भव्य तरीके से इसको सजाया जाता है। जोर शोर से इसकी तैयारियां चल रही हैं। इस मेले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से तैयारियां तमाम है। वहीं प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में भी शिवरात्रि का आखिरी स्नान हो रहा है, जिसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्सव के बसंती रंग इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। तमाम अलग अलग तस्वीरें, चाहे अयोध्या हो, मथुरा हो या फिर गुजरात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कान्हा की नगरी मथुरा में, जहां रंग महोत्सव के अद्भुत रंग देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर के रसिया गान की वहां पर शुरुआत हो गई है, जिसमें शामिल होने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आस्था, भक्ति और उल्लास के रंग अब मथुरा में नजर आ रहे हैं। ब्रज में रंग महोत्सव की शुरुआत हो गई है, जिसका इंतजार ब्रजवासियों को काफी समय से था। ऐसे में मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में रसिया गान की शुरुआत भी हो गई है। ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए, मथुरा में पहुंचे श्रद्धालु आस्था भक्ति में पूरी तरीके से लीन नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, कान्हा के भक्त रंगोत्सव में नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रज में बसंत पंचमी से ही यहाँ की हवाओं में रंग की रौनक घुलने लग जाती है और पूरे 40 दिनों तक अलग अलग परंपराओं के रंग तमाम देखने को मिलते हैं। और इन दिनों ब्रिज पर होली का रंग कुछ इसी तरीके से चढ़ा हुआ है और इसी तरह की रौनक होली के दिन तक यूं ही देखने को मिलेगी। और हर रोज किस प्रकार से उत्सव मनाया जाएगा, अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाएगा, अलग अलग संस्कृतियों का समावेश देखने को मिलेगा, हम आपको दिखाते रहेंगे। तो मथुरा की परंपराओं के रंग में एक रंग पुष्ट मार्गीय संप्रदाय से भी जुड़ा हुआ है। दरअसल इस संप्रदाय के मुख्य मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश में फाल्गुन का दाढ़ा स्थापित कर दिया गया है। ये परंपरा रंग उत्सव के मुनादी मानी जाती है और इसी के साथ ब्रज में भव्य होली उत्सव की शुरुआत हो जाती है। दाढ़ा स्थापित होने के बाद रसिया गायन की परंपरा है, जिसका आनंद मथुरा में देखते ही बन रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें, देश में अब महाशिवरात्रि के पर्व की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से लेकर गुजरात के जूनागढ़ तक में एक अलग रौनक देखने को मिलेगी। जूनागढ़ में अगर हम देखें तो भगवान मेले की बात करें तो उसमें भवनाथ मेले को कुंभ की तर्ज पर ही भव्य बनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से तैयारियां की जा रही हैं। गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पर्वत की तलहटी पर स्थित है ये भवनाथ महादेव मंदिर, जहां महाशिवरात्रि पर ऐतिहासिक मेला लगता है। इस बार भी यहां उसकी जोर शोर से तैयारियां चल रही है। इस बार मेले को और भव्य रूप से आयोजित करने की योजना है, ताकि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की पहचान मिल सके। इसलिए इस भवनाथ मेले की पूरी व्यवस्था कुंभ मेले की तर्ज पर की जा रही है। इस मेले को स्थानिक से लेके किस तरह से हम स्टेट लेवल और नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल तक ले जाए, इसका एक पूरा आयोजन हमने किया है। तो इसके लिए हमने करीबन 25 जितने अलग अलग पार्किंग आइडेंटिफाई किए। गिरनार दरवाज़ा, भरड़ावाव दरवाज़ा, यहाँ से लेके भवनाथ मंदिर जो करीबन 3 किलोमीटर का पूरा एरिया है, उस पूरे एरिया को हम लोग सुशोभित करने जा रहे हैं।
बीच में सेल्फी पॉइंट रहेंगे और पूरा एक भक्तिमय वातावरण बने, इस तरह से हम प्रयास कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर 11 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक चलने वाले इस भवनाथ मेले को भव्य रूप देने के लिए शासन प्रशासन सब जुटा हुआ है। साधु संतों की शोभा यात्रा के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। शोभा यात्रा के रूट को 1.5 किलोमीटर से बढ़ाकर 2 किलोमीटर किया गया है। ये रवेडी का जो रूट है वो 2 किलोमीटर का रहेगा, जिसमें करीबन 40 से 50 अलग अलग बगी रहेगी, जिसमें साधु संत बैठ के जो आसपास लोग बैठे होंगे उनको अपने दर्शन देंगे। इस बार नगर प्रवेश का एक पूरा कार्यक्रम बनने जा रहा है, जो कि 11 तारीख शाम को जितने भी साधु संत भवनाथ में आते हैं उनको जूनागढ़ की जनता उनका स्वागत करे और उनका नगर प्रवेश कराए। इस प्रकार का एक बड़ा आयोजन हम करने जा रहे हैं, जिसमें साधु संतों की आरती होगी, उनका वेलकम किया जाएगा। उसके बाद वो लोग भवनाथ मंदिर में आरती करेंगे और एक धर्म सभा जो है वो भी उस दिन की जाएगी। इस बार भवनाथ मेले के लिए बड़ी संख्या में नागा साधु और श्रद्धालुओं के गिरनार पहुंचने की उम्मीद की जा रही है, लिहाजा उसके लिए सुविधा से लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पार्किंग से लेकर भोजन, पानी और चिकित्सा जैसी सुविधा उपलब्ध कराने की भी पूरी तैयारी की जा रही है। प्रशासन ने इस बार नक्की किया है कि ये इसको मिनी कुंभ नाम दिया जाए। मिनी कुंभ को इतना प्रसारित करो कि सारे भारतवर्ष से लोगों को इस ओर खिंचाइए और इस मेले का जितना हो सके हाईलाइट हो। लंगर टोटली हमारे है 235, उसमें से 185-86 जैसे रेवेन्यू में है और बाकी के है वो फॉरेस्ट में है। योजना के मुताबिक सभी तरह की व्यवस्थाओं पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि इस बार का भवनाथ मेला कुंभ मेले की तर्ज पर भव्य और व्यवस्थित होगा और उम्मीद जताई जा रही है कि ये मेला इस बार एक नई पहचान के साथ दुनिया के नक्शे पर उभरेगा। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रयागराज में संगम की रेती पर चल रहे माघ मेले के कई तरह रंग देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग विशेषताओं वाले साधु संतों के दर्शन होते हैं, तो ऐसे श्रद्धालु भी हैं जो आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। ऐसे उच्च शिक्षा अधिकारी भी हैं जो कि संन्यास के रास्ते पर चल पड़े हैं। ऐसे ही एक श्रद्धालु डॉक्टर और कथावाचक के बारे में जानिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर प्रयागराज, जो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित है, उसी संगम की रेती पर माघ मेले की छटा बिखरी हुई है। इस मेले में अलग अलग अंदाज और वेशभूषा वाले साधु संतों के दर्शन होते हैं। साथ ही कई ऐसे श्रद्धालु भी होते हैं जो आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। उन्हीं में से एक है डॉक्टर के मिश्रा, जो प्रयागराज के ही एक सरकारी अस्पताल में अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन वेशभूषा से ये किसी साधु संत की तरह ही नजर आते हैं। ये एक डॉक्टर है, नेत्र सर्जन है और आध्यात्मिक नगरी में इन्होंने अपने गेटअप को चेंज किया। हाथों में त्रिशूल, ऊपर सर पे माथे पे ओम लिखकर आ रहे हैं। ये कह रहे भगवान में जो बात है उनकी ओर आकर्षण है। ये भगवान शंकर के भक्त है और संगम मेले में ऐसे ही विचरण करते नजर आ जाते हैं। ये जिस वेशभूषा में है उसे देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये भगवान शंकर के भक्त हैं। विज्ञान और अध्यात्म के अध्ययन से इनकी सोच में एक बड़ा परिवर्तन आया। मैंने विज्ञान पढ़ करके और चिकित्सा विज्ञान और अध्यात्म पढ़ करके सोचा कि ये तो दोनों एक ही चीज़ है, चाहे हम उसको ऊर्जा का माने चाहे उसको आध्यात्मिक शक्ति माने। तो इससे हमको बहुत संबल मिला और तीर्थराज प्रयाग की संगम क्षेत्र में ही आकर के बैठ करके ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से जब भी मौका लगता है गंगा जी जरूर आते हैं और पूर्ण शांति के साथ पूरा विश्व एक अद्वैत वेदांत की भावना मन में अपने आप स्वतः विकसित हो जाए। अपने पेशे और व्यक्तिगत जीवन में ये अलग अलग रूप में होते हैं। ड्यूटी के समय ये बस एक डॉक्टर होते हैं।
हर वर्ष लगभग 1000 मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं और माइनर ऑपरेशन भी 400-500 हो जाते हैं और कितना कर चुके हैं? लगभग हाफ सेंचुरी हो चुकी होगी, हाफ मतलब 50,000 के लगभग कैटरेक्ट है। डॉक्टर के मिश्रा ही नहीं बल्कि और भी लोग हैं जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उनका जुड़ाव धर्म और आध्यात्म से हो गया। उन्हीं में से एक हैं गोपाल, जिनकी पहचान अब स्वामी गोपालाचार्य महाराज के रूप में है। उस समय चूंकि लाइन 11th में कॉमर्स की हो गई थी और उस समय सबसे आगे कॉमर्स में जाने के बाद यही था कि चलो सीए करना है, तो 12th होने के बाद में सीए करने के लिए दिल्ली जाना हुआ और वहीं इस क्रम का चलता रहा कि कोचिंग होती हैं और आर्टिकलशिप आदि चलती हैं। वहीं जीवन में एक ऐसा मोड़ आना था कि नहीं, वो लाइन छोड़कर इधर आना है। तो जहाँ से ये शरीर है ब्रजभूमि से, वहाँ पूज्य गुरुदेव भगवान की कथा होनी हुई, तो वहाँ उनकी जब ऐसी दिव्य वाणी सुनने को मिली तो अंदर मन में भाव आया कि नहीं, जिस लाइन पर मैं हूँ वो लाइन मेरे लिए ठीक नहीं है। मुझे अपने लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है। आज जहाँ युवा पीढ़ी नशे की लत में और जहाँ अपने भविष्य को व्यर्थ कर रही है, वहाँ क्या पता मैं ही एक एग्जाम्पल बन कर के कि नहीं, युवाओं का कर्तव्य ये नहीं होता है। युवाओं का कर्तव्य अपने आने वाली पीढ़ियों को भी अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए है। ऐसा मुझे कुछ करना चाहिए। फिलहाल माघ मेले में इनकी मौजूदगी है। सीए करने के बाद सन्यासी बनने को लेकर ये चर्चा में है। ब्रज क्षेत्र में ऋषिकेश के जगत गुरु स्वामी कृष्णाचार्य महाराज की भागवत कथा सुनना इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कथा में बार बार, अब यह तो संयोग हो सकता है, बार बार मुझे बस यही सुनाई देता था कि ब्रजवासियों अपने स्वरूप को पहचानो। तो ये जो वाक्य ऐसा था कि जो ऐसा लगता था तीर की तरह मुझे कि ब्रजवासियों अपने स्वरूप को पहचानो, तो क्या वास्तव में हम अपने स्वरूप में नहीं हैं? वास्तव में हमारा स्वरूप क्या है? तो इसी प्रश्न के उत्तर की खोज में बस ये निर्णय ले लिया कि नहीं, अब वहाँ नहीं जाना है, अब यहाँ जाना है। मथुरा के सिसोली के रहने वाले 32 साल के गोपालाचार्य महाराज ने सीबीएसई से 12वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद दिल्ली से सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई पूरी की और फिर भागवत कथा से ज्ञान प्राप्त होने के बाद धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र से जुड़ गए और स्वामी कृष्णाचार्य महाराज से दीक्षा लेकर स्वामी गोपालाचार्य बन गए। स्वामी गोपालाचार्य महाराज हैं और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं। अब इन्होंने धर्म और अध्यात्म की तरफ जो है अपना रुख किया है और यहाँ पर लोगों को कथा सुना रहे हैं। स्वामी गोपालाचार्य जी महाराज ने वर्ष 2019 से श्रीमद् भागवत कथा और श्री राम कथा कहना शुरू किया और पिछले 7 वर्ष से कई प्रदेशों में 280 से अधिक कथा कार्यक्रम कर चुके हैं। प्रयागराज से आनंद राज और पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राय आपको लेकर चलते हैं कला के उत्सव में। मुंबई में काला घोड़ा उत्सव मनाया जा रहा है और ये भारत के बड़े सांस्कृतिक मंचों में से एक माना जाता है। यहाँ विजुअल आर्ट, वास्तुकला, डिजाइन समेत तमाम आर्ट्स लोगों के सामने प्रदर्शित किए जाते हैं और इस बार देखिए काला घोड़ा उत्सव का आकर्षण है द डांस ऑफ बैलेंस। जाने माने कलाकार और डिजाइनर विभोर सोगानी की इस कलाकृति का पहली बार प्रदर्शन किया गया है। तमाम रंग आपको इस काला घोड़ा में नजर आए। और देखिए शानदार खबर आपको बता दें, भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील का असर बाजार पर अब देखने को मिल रहा है। गुड न्यूज़ ये निकल कर आई है कि प्री ट्रेड शेयर बाजार में जोरदार छलांग लगाते हुए नजर आए। सेंसेक्स में 5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं पर अगर हम निफ्टी की बात करें तो 4.86% की उछाल देखने को मिली है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। ज़बरदस्त उछाल देखने को मिली एक बार फिर से बाजार में। जैसे कि आपको पता है कि गिरावट देखने को मिली थी और अब जाकर दोबारा से जैसे ही टैरिफ कम हुआ, 18% टैरिफ जैसे ही लगाया गया और उसके बाद से बाजार में फिर से उछाल देखने को मिला है। यानी वॉलेटाइल हमेशा बोलते हैं सेंसेक्स को, ऐसे में एक बार फिर से फ्लक्चुएट करता हुआ पहले गिरा और फिर से अब उठ गया। सेंसेक्स में 5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं पर निफ्टी में 4.86% की उछाल देखने को मिली है।
यानी एक बार फिर से आप इन्वेस्टमेंट करने का आपके पास सुनहरा मौका है। बाजार फिर से स्टेबल नजर आ रहा है और गिरता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो देखिए, आपको बता रहे हैं शानदार खबर है। जैसा कि आपको पता है, सुबह से हमने आपको तस्वीरें दिखाई। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील का असर अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। शेयर मार्केट में कोई भी चीज लंबे समय तक नहीं टिकती। ऐसे में आपको पता है, एक बार फिर से मार्केट में उछाल देखने को मिल गई है। पूरी तरीके से बोल सकते हैं कि रिकवर अब होता हुआ नजर आ रहा है मार्केट। अब बात कर लेते हैं सेना के जाबाजों की, जिनका दमखम राजस्थान के रेगिस्तान में देखने को मिला। दरअसल सेना की कोणार्क कोर्प्स ने यहां पर रेकी ट्रूप और घातक प्लाटून कंपटीशन में हिस्सा लिया। इस दौरान रेगिस्तान में रणबांकुरों ने फिजिकल फिटनेस, सहनशक्ति, नेविगेशन स्किल्स और टैक्टिकल समझ का बारीकी और करीब से अनुभव भी लिया। साथ ही यहां भविष्य की चुनौतियों का भी ध्यान रखा गया है। देखिए, रेगिस्तान में रणबांकुरों के शौर्य और उत्साह की 10 तस्वीरें। देखिए, दरअसल सेना की कोणार्क कॉर्प्स ने यहां रेकी ट्रूप और घातक प्लाटून कंपटीशन में हिस्सा लिया और इस दौरान रेगिस्तान में रणबांकुरों ने फिजिकल फिटनेस, सहन शक्ति, नेविगेशन स्किल्स और टैक्टिकल समझ का बारीकी से और करीब से अनुभव किया। साथ ही साथ यहां भविष्य की चुनौतियों का भी ध्यान रखा गया। दो तस्वीरें इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाने, कितनी ज़बरदस्त तरीके से जाबाजी का परिचय दिखाते नजर आए जवान। सेना के जाबाजों ने कैसे साहस के साथ पूरे प्रैक्टिस को अंजाम दिया, फील्ड को समझा, साथ ही साथ अलग अलग मोर्चे पर कुछ और अब आपको 3 ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर रही है। पहली खबर राजस्थान के कोटा से, जहां पर महिलाओं ने साड़ी में रेस लगाई। इस रेस के जरिए महिलाओं ने आत्मनिर्भर और सशक्त होने का जश्न भी मनाया। साथ ही दूसरी खबर असम से है, जहां पर एक साथ महिलाओं ने ध्यानम पाठ कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल ध्यानम असम की संस्कृति में महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला एक पारंपरिक सामूहिक भक्ति लोक संगीत है। इसी तरह चंदा ने महिलाओं को नई राह दिखाई है। वो ई रिक्शा चलाती हैं और करीब 40 महिलाओं को ई रिक्शा चलाने की ट्रेनिंग भी दे रही हैं। तीन अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश करती हुई। कोटा में साड़ी रन का आयोजन किया गया, बढ़ चढ़कर महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया। वहीं ध्यानम पाठ का वर्ल्ड रिकॉर्ड महिलाओं ने बनाया है। तीसरी तस्वीर चंदा की, जो मिर्जापुर की रहने वाली है और वहां पर वो प्रेरणा देती हैं और लड़कियों को ई रिक्शा चलाने में मदद भी करती हैं। और इसी क्रम में आपको बता दें, असम के शिवसागर में महिलाओं ने एक और कीर्तिमान रच दिया। यहाँ के ज़ेरेंगा पठार पर 15,555 महिलाओं ने एक साथ पारंपरिक ध्यानम प्रस्तुत करके विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। रत्नगर्भा तेजस्विनी फाउंडेशन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य असमिया संस्कृति और वैष्णव परंपरा को विश्व स्तर पर, विश्व पटल तक पहुंचाना और प्रस्तुत करना था। और इसी के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज हो गया। 15,555 महिलाओं ने एक साथ
चलिए अब आपको कोटा में हुई एक अनोखी रेस की तस्वीरें दिखाते हैं। इस रेस में करीब 500 महिलाओं ने हिस्सा लिया। खास बात यह है कि सभी ने साड़ी पहनकर ही दौड़ लगाई। 4 साल की बच्ची से लेकर 76 साल की बुजुर्ग महिला भी इस रेस का हिस्सा बनी है। नगाड़ों की गूंज के साथ शुरुआत हुई एक अनोखी रेस की। कोटा में इस रेस में शामिल होकर इन महिलाओं ने फिटनेस के साथ साथ अपने आत्मविश्वास का परिचय दिया। रेस का नाम है साड़ी रन और रेस में शामिल सभी महिलाओं ने साड़ी पहनकर ही दौड़ लगाई। कोटा में 7 वंडर्स से शुरू हुई इस रेस में करीब 500 महिलाओं ने हिस्सा लिया। दरअसल कोटा में 1 मार्च को पिंक रन का आयोजन होना है। सोमवार को आयोजित साड़ी रन को पिंक रन का प्रोमो रन माना जाता है। 7 वंडर्स पार्क पर महिलाओं के लिए साड़ी रन आयोजित की। इस रन में 450 से अधिक महिलाओं ने साड़ी पहनकर दौड़ लगाई। 3.5 किलोमीटर की दौड़ लगाई। यह रन 1 मार्च को होने वाली पिंक रन के प्रोमो रन के रूप में आयोजित की जाती है। 1 मार्च की पिंक रन महिलाओं के लिए राजस्थान में एकमात्र रन है। साड़ी रन में डॉक्टर, इंजीनियर, छात्राएं और गृहिणियां भी शामिल थीं। कुछ महिलाएं तो अपने छोटे बच्चों के साथ इस दौड़ का हिस्सा बनी। रेस में 4 साल की छोटी बच्ची से लेकर 76 साल की बुजुर्ग महिला शामिल हुई। सबसे कम उम्र की 4 साल की बच्ची और 76 साल की सबसे अधिक उम्र की महिला थी। और इसमें हर प्रोफेशन की महिलाएं थी। इसमें इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट, सीए, हर तरह की महिलाएं थी। तो कोटा की सड़कों पे आज सुबह साड़ी में महिलाएं दौड़ रही थी, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है कि महिलाएं फिटनेस की तरफ अपना कदम बढ़ा रही हैं। आयोजकों का दावा है कि 1 मार्च को होने वाले पिंक रन में 1,500 से ज्यादा महिलाएं हिस्सा लेंगी। इस रन को लेकर शहर की महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कोटा से चेतन गुर्जर, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है। कश्मीर से लेकर बद्रीनाथ तक पहाड़ बर्फबारी से चांदी की तरह चमक रहे हैं। बर्फबारी ने हरे भरे हिमाचल प्रदेश को सफेद श्रृंगार से गुलजार कर दिया पूरी तरीके से। बसंत के उत्साह उमंग वाले मौसम में हो रही बर्फबारी से पर्यटक हिमाचल की वादियों की ओर लगातार रुख कर रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में भी फरवरी के महीने में कड़ाके की ठंड का सामना तमाम लोग कर रहे हैं। सुबह के वक्त कोहरे और धूप का इंतज़ार सभी को रहता है। कोहरा लेकिन ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है दिल्ली समेत अगर तमाम उत्तर भारत की हम बात करें। कड़ाके की ठंड और साथ में घना कोहरा, कुछ ऐसी तस्वीर है राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर की। इस वक्त हम नई दिल्ली इलाके में मौजूद हैं और साफ नजर आ रहा है कि कितना घना कोहरा राजधानी दिल्ली में इस वक्त पड़ रहा है।
वेस्टर्न डिस्टरबेंस का सीधा असर पूरे मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी और साथ साथ घना कोहरा। मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो आने वाले 2 से 3 दिनों तक कुछ इसी तरीके का मौसम बना रह सकता है, जहां पर सुबह कोहरा देखने को मिल सकता है, रात में टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री के आसपास पहुंचेगा, लेकिन 2 से 3 दिनों के बाद दोपहर के वक्त तापमान 22 से 25 डिग्री पहुंचने की उम्मीद है, यानी कि तेज धूप खिलेगी, जिसकी वजह से जो ये ठंड है उससे राहत मिलने की काफी हद तक उम्मीद है। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली। तो मैदानी इलाकों का हाल आपने देखा। अब बात कर लेते हैं पहाड़ों की, जहां पर बर्फबारी ने पहाड़ों पर हिमयुग ला दिया है। कश्मीर से लेकर मनाली और बद्रीनाथ तक भारी बर्फबारी ने पूरा नजारा बदल दिया है। जो पहाड़ कभी हरे भरे नजर आते थे वो अब बर्फ से खूबसूरत लग रहे हैं। सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम या गांदरबल नहीं, बल्कि घाटी के कई और खूबसूरत जगह इलाके भी बेतहाशा बर्फ की आमद से गुलजार हो रहे हैं। मनाली में बरसते बर्फ के पहाड़ों फाहों ने घाटी को इस प्राकृतिक नेमत से भर दिया है। तो वहीं श्रीनगर में भी जमकर बर्फबारी हो रही है, जिससे इंसान ही नहीं बेजुबान भी परेशान है। लेकिन राहत की खबर यह है कि बर्फबारी के बीच जानवरों के लिए भी खाने पीने से लेकर ठंड से बचने के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिए, पहाड़ों पर बर्फबारी का नया दौर शुरू हो चुका है और इस बार बर्फबारी देर से शुरू हुई, लेकिन अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने के कारण उत्तराखंड और हिमाचल में जमकर बर्फ देखने को मिल रही है। इस बर्फबारी ने बद्रीनाथ धाम को, अगर उसके साथ हम देखें, गंगोत्री और यमुनोत्री का भी श्वेत श्रृंगार कर दिया। बर्फ से ढके पहाड़ों को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी हिल स्टेशन का रुख कर रहे हैं। पर्यटन की रफ्तार से होटल्स, कारोबारी बहुत उत्साहित हैं। वहीं अच्छी बर्फबारी होने से किसानों को भी बम्पर पैदावार की उम्मीद है। लगातार बर्फबारी के बाद जब मौसम ने थोड़ी राहत दी तो भगवान बद्री विशाल का धाम अद्भुत सौंदर्य के साथ निखर कर सामने आया। मंदिर परिसर के चारों तरफ करीब 2 फीट बर्फ की चादर बिछी है। आसपास के इलाके में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। इस बर्फ के बीच जब सूरज की रोशनी बद्रीनाथ धाम पर पड़ती है तो मंदिर की खूबसूरती और बढ़ जाती है। बद्रीनाथ धाम ही नहीं, ताज़ा बर्फबारी ने गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का भी श्वेत श्रृंगार कर दिया है। माँ गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखवा और माँ यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली में भी अच्छी खासी बर्फ पड़ी है। एक बार दोबारा से पहाड़ों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। इसके चलते जो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम है, यहाँ पर जम करके बर्फबारी हुई और बर्फबारी होने के पश्चात अब पूरा इलाका बर्फ से सराबोर है। ये बर्फबारी जहां स्थानीय किसानकारों के लिए एक संजीवनी का काम कर रही है, वहीं पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए भी काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड के तमाम इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। सुबह और शाम जमकर बर्फबारी के बाद दिन के समय खिली धूप राहत का एहसास भी करा रही है। ये बर्फबारी पर्यटन को रफ्तार देने के साथ साथ स्थानीय किसानों के लिए भी खुशखबरी लेकर आई है। लंबे इंतजार के बाद अच्छी बर्फबारी से किसानों को बम्पर पैदावार की उम्मीद है। बार बर्फबारी हुई तो है, लेकिन थोड़ा लेट हुई है। जो हुई है तो वो काफ़ी अच्छी हुई है कि सेब की फसल के लिए तो लाजवाब बर्फबारी हुई है। और अभी भी मौसम बताया 2-3 दिन और बर्फबारी है होने के चांसेस हैं, तो अच्छा है मौसम। बागवानों के लिए बेहतरीन मौसम है इस टाइम। जो बर्फ हुई इस बार बहुत अच्छी हुई, किसानों के लिए बहुत अच्छा है, खेती के लिए बहुत उपजाऊ इस बार लगता है कि अच्छे खेती के लिए अच्छा रहेगा। बहुत खुश है सर इस बार। अभी मौसम बना हुआ है बारिश का, अभी लगातार बारिश हो रही है, अच्छा रहेगा खेती के लिए तो बहुत बढ़िया है इस टाइम। उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल के हिल स्टेशनों की खूबसूरती भी बर्फबारी से निखर गई है। सबसे ज्यादा बर्फबारी कोठी में दर्ज की गई है, जहां करीब 15 सेंटीमीटर बर्फ गिरी। इसके अलावा मनाली में बर्फबारी देखकर सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं।
मॉल रोड पर तो बर्फबारी का नजारा देखने के लिए सैलानियों की भीड़ जुट गई है। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी हमें बर्फबारी मिलेगी, बट हमें इतनी बर्फ मिली है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और आई लव इट। हम चाहते हैं कि जो हम दिल्ली में, फरीदाबाद में, वो मनाली आए और वो इस बर्फबारी का मजा ले। बहुत अच्छा है, आई लव इट। पैसा वसूल है, मतलब कि मनाली आकर के अगर इस बारिश का मजा नहीं लिया तो किसी चीज का मजा नहीं लिया।